नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा आपके समक्ष नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा और उसके भेद। तो चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। आज का विषय संज्ञा और उसके भेद। आइए सीखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के लिए कुछ चित्र देखते हैं। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल जी का चित्र, जो कि व्यक्ति का नाम दर्शाता है। दूसरा, घड़ी वस्तु का नाम बताता है। तीसरा, हिरन प्राणी का नाम दर्शाता है। चौथा, हंसते हुए कार्तिक आर्यन, जो कि आप सभी का प्रिय अभिनेता भी है। हंसते हुए कार्तिक आर्यन का चित्र आपको भाव दर्शाता है। पुस्तकें वस्तु का ही उदाहरण है तथा मुंबई का चित्र स्थान का विवरण देता है। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग संज्ञा की परिभाषा को दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सभी के आधार पर हमने अभी अलग अलग चित्र देखे। सभी चित्र कोई ना कोई नाम संबोधित कर रहा है। अब सीखेंगे संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, किंतु इनमें और 2 भेदों को जोड़ दिया गया है, जो कि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। अब इन भेदों को इनकी परिभाषा एवं उदाहरण सहित सीखेंगे। तो आओ बच्चों, सीखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। जो करामत अली है वो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसके लिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, पापा जी प्रातः रामायण पढ़ते हैं। रामायण जो शब्द है किसी पुस्तक का नाम है, यानी धार्मिक पुस्तक का नाम है, तो ये वस्तु हो गई। पुस्तक हमारी जो होती है वो वस्तु होती है, इसलिए ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगी। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा जो है वो स्थान है, इसके लिए किसी स्थान का नाम। तो परिभाषा के अनुसार स्थान का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने करामत अली, रामायण और गोवा तीनों अलग अलग दशाओं में, जैसे करामत अली व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्ति का नाम है, इस आधार पर रामायण पुस्तक का नाम है, इसके लिए वो वस्तु हो गई, और वस्तु भी हमारी वस्तु का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। गोवा स्थान का नाम है, तो गोवा भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। बच्चों, संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि सभी को नाम दिए गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं है जिसका नाम ना दिया गया हो। तो इस कारण से जिनका नाम है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिनते हैं। तो अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध न करवाकर बल्कि उनकी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य शब्दों में एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणी या वस्तु मिलकर एक जाति बनाते हैं और इनका बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। यहाँ पर साइकिल जो शब्द है वो वस्तु है, वो जाति बता रही है। मेरी मानो तो गाय बेच दो, यहाँ पशु की जाति बताई जा रही है। मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, पेड़ भी हमारी जाति बता रहे हैं।
बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को स्पष्ट करने हेतु देखते हैं अन्य उदाहरण। तो चलते हैं। अब देखते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। सबसे पहले संज्ञा शब्द और दूसरी तरफ व्यक्तिवाचक। तो जैसा हम लोग जातिवाचक की ओर देखते हैं, गाय, शहर, नदी, पहाड़, लड़का, देश, आम आदि शब्द, ये सभी शब्द क्या है? जातिवाचक। ठीक है। अब इसके विपरीत तरफ देखते हैं। तो जैसे व्यक्तिवाचक की ओर देसी, जर्सी, हरियाणवी, पहाड़ी, चितकबरी। यदि आप शहर शब्द बोलते हैं तो ये जातिवाचक है, लेकिन जब उन शहरों का नाम लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, केरल, गोवा, तो ये व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार नदी का देखेंगे, नदी जातिवाचक है, लेकिन जब उन नदियों के नाम लेते हैं, गंगा, यमुना, व्यास, सरस्वती, झेलम, ये व्यक्तिवाचक है। फिर पहाड़ों के बारे में देखते हैं। पहाड़ बोलते हो तो जातिवाचक, हिमालय, मंदार, अरावली, कलसुबाई, अगर इस तरह से नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक। लड़का, जब सिर्फ लड़का कहते हैं तो जातिवाचक, लेकिन जब लड़कों के नाम लेते हैं, चाहे वो कोई भी लड़का हो, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे मोहन, फरदीन, जैकी, मंजीत। और इसी प्रकार देश, देश शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन जब आप उन देश का नाम लेते हो, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, भूटान, कोई भी देश, वो व्यक्तिवाचक है। फिर उसी प्रकार हम लोग आम देखते हैं। आम फलों का राजा कहा जाता है, तो आम जो शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन जब उन आम के नाम लेते हैं, जैसे लंगड़ा, हापुस, मालदा, दशहरी, इस तरह से जो नाम हैं आम के, इनको लेने पर ये व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब आप उनका नाम लेते हो तो व्यक्तिवाचक है, और जब उनकी आप जाति बताते हो तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, भाव या दशा का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाभी की बात सुन नौकर को क्रोध आया। क्रोध जो है वो फीलिंग्स है, भाव है, मन के विचार हैं, तो यहाँ पे जो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है। किसान खेत की लंबाई चौड़ाई नाप रहा है, तो लंबाई चौड़ाई भी भाव है, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो गया। बुढ़ापे में भी दादाजी तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। दादाजी के विषय में बताया जा रहा है कि वो बूढ़े तो हैं लेकिन तंदुरुस्त हैं, तो बुढ़ापा जो है ये फीलिंग्स है, तो यहाँ पे भाववाचक। सैनिकों ने वीरता से दुश्मनों का सामना किया। सैनिकों ने दुश्मनों का सामना तो किया, लेकिन कैसे? वीरता से। तो जो वीरता शब्द है, जो उनकी फीलिंग्स है, ये वीरता ही हमारी भाववाचक संज्ञा है। भावों के नाम, यानी भाव के आधार पर हम लोग किन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं? सुख, दुख, ममता, स्नेह, क्रोध, प्यार। और गुण के आधार पर सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई। और दोष के आधार पर ठगी, चोर, बेईमानी। और अवस्था के आधार पर बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, यौवन, जवानी आदि शब्दों को भाववाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से सभा, सेना, गुच्छा, ग्रोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथियों का झुंड चला आ रहा है, तो यहाँ पर हाथियों का जो झुंड है वो चला आ रहा है, यानी उनका पूरा ग्रुप जो है वो झुंड है, एक समूह है, तो इस वजह से झुंड शब्द जो है समूहवाचक के अंतर्गत आता है। माँ से चाबियों का गुच्छा कहीं खो गया, यानी अकेली चाबी नहीं है, चाबियों का गुच्छा है, बहुत सारी चाबियां हैं, तो चाबियों का समूह हो गया, ग्रुप हो गया, इस वजह से गुच्छा शब्द क्या आ गया? समूहवाचक। अगला देखते हैं, पिछले 2 साल से मेरा परिवार जयपुर में रह रहा है। तो यानी परिवार अकेले व्यक्ति से तो होता नहीं है, तो परिवार यानी 4-5 लोगों का जो ग्रुप है, समूह है, इस कारण से परिवार शब्द भी हमारा समूहवाचक के अंतर्गत आता है। समूहवाचक के अंतर्गत कुछ और उदाहरण देखते हैं। सभा,
कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल आदि शब्द भी समूहवाचक के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के अंतिम भेद की। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु यानी मेटल, नॉन मेटल आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, तेल, घी, पानी, डालडा, डालडा भी एक ऑयल है यानी घी का ही एक स्वरूप है, मिट्टी, फल, सब्जी, अन्न, अन्न में आपके दाल, चावल, जितना भी अनाज है वो सब इसके अंतर्गत ही आता है, चीनी, आटा, चूना आदि जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे द्रव्यवाचक के ही उदाहरण हैं। यहाँ एक विशेष बात यह है कि जो द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं या हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यवाचक की, तो उस आधार पर विशेष बात ये कही जाएगी कि जो द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं उनको सिर्फ तौला जा सकता है या मापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। ये इसकी विशेषता है। ये विशेषता आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस पदार्थ को तौला या नापा जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है तो वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर यानी अधिक होने की बताते हैं, अधिक होने के बारे में बताते हैं के रूप में मापी अथवा तौली जाती है, उन्हें गिना नहीं जाता। तो यही एक इसका मेन विशेषता है कि जिस आधार पर हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। बच्चों, कुछ शब्द मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, मगर कभी कभी कुछ शब्दों का सहारा लेकर या कुछ शब्दों का योग करके हम लोग भाववाचक संज्ञाएं भी बनाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, दूसरा सर्वनामों से, तीसरा विशेषणों से, चौथा क्रियाओं से, पांचवा अव्ययों से। तो आइए देखते हैं ये भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखते हैं। जैसे कवि, सज्जन, मानव, मित्र, युवा, सेवक, बूढ़ा आदि शब्द, ये सभी हमारे जातिवाचक हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रत्यय जोड़ देने से ये भाववाचक बन जाते हैं। जैसे कवि, कवि से क्या हो गया? कवित्व। सज्जन, सज्जन का सज्जनता। मानव का मानवता। मित्र का मित्रता। युवा से यौवन। सेवक से सेवा और बूढ़ा से बुढ़ापा। इस आधार पर हम लोग जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक में परिवर्तित करते हैं कि जातिवाचक शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ देने से ये हमारे भाववाचक का रूप ले लेते हैं। अब बात करते हैं सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाने की। जैसे अपना, आप, पराया, मम, सर्व, अहम और निज, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम हैं, लेकिन इन शब्दों में भी प्रत्यय लगाने से ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, मम से ममत्व, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, निज से निजत्व। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। बच्चों, अब बात करते हैं विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाने की। जैसे मीठा, हरा, कायर, सुंदर, दयालु, खुश, सफ़ेद, गरम, ये सारे शब्द हमारे विशेषण हैं। अब इन शब्दों में भी हम लोगों ने प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई है। जैसे मीठा से मिठास, हरा से हरियाली या हरितिमा, कायर से कायरता, सुंदर से सुंदरता, दयालु से दयालुता, खुश खुशी, सफ़ेद से सफ़ेदी, गरम से गर्माहट। ये सारे शब्द विशेषण थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने प्रत्यय जोड़ दिया जिसकी वजह से वो भाववाचक संज्ञाएं बन गए। बच्चों, अब बात करते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाने की। किस प्रकार से क्रियाओं से हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। जैसे मिलना, मिलावट, गिरना, गिरावट, कसना, कसावट, मांगना, मांग, लूटना,
लूट, हंसना, हंसी, चढ़ना, चढ़ाई, लिखना, लिखावट या लेख। पहले हम लोगों ने क्रियाएं शब्द दिया है और उनमें प्रत्यय जोड़कर हम लोगों ने उसको भाववाचक संज्ञाएं बना दी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्रियाओं से भी हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। यहाँ हम लोग देखेंगे कि अव्यय शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, मना, मनाही, दूर, दूरी, समीप, समीपता, नीचे, नीचाई। इस तरह से अनेक शब्द हैं जिनमें हम लोग प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं हैं सिर्फ वही भाववाचक संज्ञाएं रहती हैं, बल्कि हम लोग इन 5 आधारों पर भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित सीखी तथा भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों की सहायता से किस प्रकार बनती है यह भी सीखा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ।